क्या आप समझते हैं वाकई में MQM के जो पुराने कायद हैं वो रॉ के एजेंट थे? यहाँ सिर्फ खाली खुली नारों की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है जो एक पार्टी ने लगाए गए तब्दीली आई है। और अगर वो अच्छी सियासत करेंगे तो क्या साबिर कायम खानी उनको ज्वाइन करेंगे? कि हम अपने अवाम के दरमियान कल भी थे, आज भी हैं और आने वाली कल भी होंगे, ये हमसे हक कोई छीन नहीं सकता। अवामी नुमाइंदे जो हैं MQM के वो असेंबली में आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन उन आवाज़ पर कोई काम नज़र नहीं आता। आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ और किसी को भी ला के इस टेबल पे मैं साबित कर सकता हूँ कि शहर में जो गली कुचों में आज भी पेवर ब्लॉक कहते हैं वो जो लग रहा है या पानी की लाइनें डल रही हैं, ये सारी वो स्कीमें जो हमने मंजूर करके दी गई हैं, दी हुई थी, कोई हमारा मुकाबला कर नहीं सकता। क्योंकि आवाम के दरमियान रह के उसके मसले को हल करना सबसे अच्छा जो कर सकता है वो मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान है। तो साबिर कायम खानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ हैं या मुस्तफ़ा कमाल के साथ? मरसू सिंध। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस पार्टी की सोच पे। सही। हमारा भी ये नारा है कि मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसू, मरसू मरसू बलूचिस्तान ना देसू, मरसू मरसू KPK ना देसू, मरसू मरसू पंजाब ना देसू, मरसू मरसू सिंध ना देसू। हमारा तो ये नारा है। हम अपने किसी सूबे को, अपनी एक इंच जमीन को ऑन करते हैं। सिंध के हक के लिए पीपल्स पार्टी से ज्यादा हम जैसे लोगों ने जदोजहद की होगी, बोला होगा, बात की होगी। पीपल्स पार्टी तो उससे फायदा उठाती है, उस कार्ड को खेलती है। सियासी नुमाइंदे एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम ही कर रहे होते हैं, आवाम बेचारी पिस रही होती है। कितना अजीब बात है कि एक तरफ दरिया है हमारे, एक तरफ 3 नहरें, बीच में हमारा शहर है और हम पानी के लिए प्यासे घूम रहे हैं। शहरों में, घरों में पानी नहीं आ रहा, बैठे हैं हम आपको बताएं कि निकासी आपका मसला कैसे हल हो सकता है। 5 MGD का फिल्टर प्लांट बना है, बिल्कुल, जबकि हमें ज़रूरत जो है इस वक्त 125 MGD की है। और जो मौजूद फिल्टर प्लांट्स हैं वो 60 से 65 MGD पानी दे सकते हैं। तो ये उसी टाइम के बने हुए फिल्टर प्लांट से 15 साल आप पहले लोगों के टाइम के बने। जी हाँ, लतीफ़ाबाद तो ऐसा खुशनसीब इलाका है कि जिसमें मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान के बनाए गए 7 के करीब अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ मौजूद है। और हैदराबाद की जो बुनियादी चीज़ें हैं और जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितने फिल्टर प्लांट्स हैं, जितने सेवरेज के पंपिंग स्टेशन हैं, जो पार्क हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वो सारे के सारे उस वक्त जो हकपरस्त निज़ामतें थीं, ज़िला नाजिम भी MQM का था, 2 तालका नाजिम MQM के थे, लेकिन हमने सब ने कोशिश करके पूरे हैदराबाद की शक्ल बदल के रख दी। और क़याम पाकिस्तान के बाद जितना बड़ा काम, जितनी ज़्यादा तरक्की उस ज़माने में हुई, उसके बाद या उससे पहले कभी नहीं हुई। क्या आप समझते हैं अगर अब दोबारा MQM को इक़्तिदार मिलता है तो दोबारा वैसा काम हो सकता है? क्योंकि ये वो MQM नहीं होगी कि जिस MQM ने उस वक्त काम किया। वेलकम टू द ब्रांड न्यू शो फेस बिहाइंड द फेम विद मुस्लिम बंगश, पावर्ड बाय यूनिक मोटरसाइकिल। यूनिक और आप हमेशा का साथ, और यूनिक के साथ से हमने अपने पॉडकास्ट को कर दिया है बिल्कुल ही यूनिक। और इसमें इसी तरीके के यूनिक मेहमानों के साथ मैं बैठता हूँ आपके सामने। आज भी जो शख्सियत मेरे पास मौजूद हैं, ये अगर तालीम के शोबे से कहा जाए तो आरास्ता रहे और इंजीनियर बने। और अगर सियासत की बात करूँ तो कभी MPA, फिर MNA, फिर MPA बने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आज के हमारे खुसूसी मेहमान इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब की। आपको खुशामदीद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज आपके प्रोग्राम में आके, और पोस्ट कार्ड में मेरी बहुत कम हाजिर रही है, लेकिन आपके यहाँ पॉडकास्ट में हाजिर हुआ हूँ। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आप लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वक्त बहुत कीमती होता है, बहुत कम होता है, और आपने आज ये शर्फ बख्शा है तब्दीली पॉडकास्ट की टीम को, तो आपका एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ। आगाज़ करते हैं साबिर भाई, इस जिस तरीके की हमारे पॉडकास्ट की थीम है कि बेसिकली साबिर हुसैन कायम खानी हैं कौन, कहाँ पैदा हुए, फिर तालीम कहाँ से कहाँ तक हासिल की। इंजीनियर तो बने लेकिन कौन से इदारे से बने, ये बताइए। देखें, साबिर हुसैन कायम खानी ख़ुद अपनी ज़ात में तो कुछ नहीं है। सही। एक आजिज़ हकीर इंसान हूँ कि जिसको अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा। सही। छोटे शहर में पैदा हुआ, एक मुतवसत मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ था। जिस तरह महाजिर आए पाकिस्तान में और उनके बड़ों ने बड़ी जदोजहद की, इसी तरह हमारे बड़ों ने जदोजहद की, जिसकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुँचे। सही। और आज हम जो कुछ भी हैं अपने बड़ों की दुआओं से हैं, और जिस तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं वो तरबियत है कि जो हमने पाई है।
कि हम अपनी ज़ात में कभी ख़ुद को बड़ा ना समझते हुए सही, और इंसानियत के लिए और लोगों के लिए काम करें। सही। और सिर्फ ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई अवामी ओहदे पर हूँ, जब अवामी ओहदे पर नहीं थे जब भी हमारा ये अमल था और आज भी ये अमल है कि इंसानों के लिए, लोगों के लिए बिला तफरीक काम आए और ख़िदमत करें। अच्छा साबिर भाई, मुझे ये बताइएगा कि तालीम या आपने हैदराबाद से ही आगाज़ किया, कौन से स्कूल से? हमारी जो यूथ है ना, मेरी जो पॉडकास्ट को देखती है वो ज़्यादातर यूथ है ना, तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है साबिर हुसैन कैमखानी, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आज के नौजवान को पता होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के भी एक बंदा यहाँ कामयाब हो सकता है। अच्छा देखें, हमारी जो इब्तदाई तालीम है वो एक बदीन हमारा शहर है, सही, बदीन से हुई क्योंकि हमारी ज़मीनें वहाँ पर थी, कारोबार वहाँ पर था। ठीक है। वहाँ के प्राइमरी स्कूल गरीबाबाद से मैंने प्राइमरी की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद वहाँ एयरफोर्स का मॉडल स्कूल था, पीएफ मॉडल स्कूल बदीन, वहाँ एयरफोर्स का बेस था, वहाँ से मैट्रिक किया। क्या बात है। इस्लामिया कॉलेज बदीन से इंटर किया, अपना बी जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल में मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से किया। सही। और कुछ अर्सा में एनडीयू का भी जो है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का भी अलमनाई में हूँ। तो ये तो तालीमी हमारा वो है, लेकिन उससे पहले भी जैसे क्योंकि हमारे यहाँ सिंध में एक ज़माने में गुलन जड़ा बारड़ा, मतलब फूलों जैसे बच्चों के नाम से एक गैर वो सरकारी तंजीम थी, छोटी बहुत, जो प्राइमरी के बच्चों के साथ। अच्छा। उससे भी वाबस्तगी रही और इसी तरह जो है अपना, लेकिन जो एक तालीमी सफ़र है जी, बाय प्रोफेशन मैंने इंजीनियरिंग को नहीं अपनाया। हाँ, डिग्री के तौर पे ज़रूर उसको मैं। अच्छा साबिर भाई, ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन चल रही थी ज़िंदगी के अंदर, आप एक कामयाब इंजीनियर बन चुके थे, फिर ये अवामी खिदमत का जज्बा कैसे आया कि मैं सियासत में आके अवाम की खिदमत करूँ? देखिए, हमारे ख़ानदान में तो कोई ऐसी सियासी बैकग्राउंड नहीं था, ख़ासतौर पे हमारे अपने शहर में, लेकिन लोगों से वाबस्तगी ज़रूर थी। क्योंकि जब पीएनए की तहरीक चल रही थी उसको थोड़ी बहुत हमें यादें हैं उसकी कि वो किस तरह चली। तो एमआरडी मूवमेंट ने बड़ा मुतासिर किया, क्योंकि एमआरडी मूवमेंट जो चली वो ऐसे इलाके जो रूरल सिंध के थे वहाँ पे काफ़ी जो है इसके हवाले से एक्टिविटीज़ थी, सरगर्मियाँ थी। तो उस वक्त हम देखते थे, उसमें कोई ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया कि मैं कहूँ कि मैंने एमआरडी मूवमेंट में हिस्सा लिया हो, लेकिन जो एमआरडी मूवमेंट में हिस्सा लेने वाले लोग थे, बल्कि हमारे एक दो दोस्त तो वो भी थे जिनको कोड़े भी लगे उस ज़माने में। तो हम उनको देख के गया, देखे ये अपने मकसद के लिए कितने सच्चे हैं कि हर तरह की तकलीफ़ उठा के भी उस पर डटे में। तो फिर जब बहुत इब्तदाई दौर में मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान में मैंने अपने आप को, उस वक्त तो महाजिर गवर्नमेंट पाकिस्तान थी, उसमें शामिल हुआ। मैं 86 में अपने इलाके बदीन डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बना, छोटी उम्र थी। सही। और उसके बाद हैदराबाद शिफ्ट हो गए अपनी तालीम के लिए भी और हालात की वजह से भी। उसके बाद यहाँ जो है अपने तंजीम से वाबस्तगी रही, ऑन ऑफ वहाँ पे काम करते रहे, अपने किसी भी जिम्मेदारी पे पार्टी ने कहा वो काम किया। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाके ये अवामी खिदमत का जज्बा इस तरीके से। फिर ये मुझे कोई 2005 में नाजिम का मौका मिला, नाजिम बनाया, 2010 तक नाजिम रहा। फिर दोबारा से पार्टी ने एमपीए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि मुझे मेरी पार्टी ने ज़रूर नवाजा, तहरीक के कारकुनों ने, ज़िम्मेदारों ने नवाजा। असल तो चीज़ जो है आवाम का एतमाद था। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा महसूस होता था कि आवाम का एतमाद है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, और वो जब भी हो सकता है कि जब आप उनके मसाइल को देखें भी, उनके साथ शरीक भी हों उनकी तकालीफ़ और परेशानियों में, जब भी आपको आवाम मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। क्योंकि आप नाज़िम हैदराबाद भी रहे हैं ना, तो हैदराबाद का आज वक्त आपके हवाले से सबसे बड़ा मसला क्या है? अच्छा देखिए, मैं नाजिम लतीफ़ाबाद रहा। सही। और आपके देखने वाले और सुनने वाले गवाही देंगे, शायद बहुत सारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा, ये 15-20 साल गुजर चुके हैं, तो जो अब बड़े हुए हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि लतीफ़ाबाद की और हैदराबाद की जो बुनियादी चीज़ें हैं, और जितने फ्लाईओवर्स हैं, जितने फ़िल्टर प्लांट्स हैं, जितने सेवरेज के पंपिंग स्टेशंस हैं, जो पार्क हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वो सारे के सारे उस वक्त जो हकपरस्त निज़ामतें थीं, ज़िला नाजिम भी एमक्यूएम का था, 2 तालका नाजिम एमक्यूएम के थे, लेकिन हमने सब ने कोशिश करके पूरे हैदराबाद की शक्ल बदल के रख दी। और क़याम पाकिस्तान के बाद जितना बड़ा काम, जितनी ज़्यादा तरक्की उस ज़माने में हुई, उसके बाद या उससे पहले कभी नहीं हुई, बल्कि 20 साल का अरसा गुजर गया, उसके बाद भी तरक्की नहीं हुई। हैदराबाद
कोई मुश्किल नहीं कि यहाँ के मसाइल हल नहीं किया जा सकते हों। सही है। बहुत तारीखी और मोहब्बत करने वाला और प्यारा शहर है। इसकी तामीरात में जहाँ एक तरफ आपको जो इसका पुराने शहर के खदोखाल हैं उसको बरकरार रखते हुए इसकी तरक्की करनी चाहिए, क्योंकि तारीखी हैसियत है इसकी। यहाँ पे कई बिल्डिंग ऐसी हैं जिनको 400-400 500 साल गुजर चुके हैं, जिनका आर्किटेक्चर आज भी एक मिसाल है। उनकी हिफाजत के साथ आप तरक्की कर सकते हैं। प्लस कुछ यहाँ की जो नई आबादियाँ हैं, जैसे लतीफ़ाबाद नया आबाद हुआ, कासमाबाद हमारे सामने 15-20 साल में आबाद हुआ, तो जिद्दत और कदामत को साथ लेके आप इस शहर की तरक्की कर सकते हैं। बल्कि इसको एक बहुत बड़ा आप टूरिस्ट के लिए भी एक इसे बना सकते हैं, जहाँ पे वो लोग आएँ, देखें, हिस्ट्री देखें। यहाँ पे हमारा पक्का किला है, यहाँ पे हमारी तारीखी बिल्डिंग्स हैं। तो जो लोग भी इधर काम कर रहे होते हैं उनको चाहिए कि पहले तो इस शहर का एक मास्टर प्लान बनाएं। बेहंगम तौर पे शहर को बढ़ाने से और ऊपर बिल्डिंगें बनाने से शहर की तरक्की नहीं होती। शहरों की तरक्की के लिए आपको पहले मास्टर प्लान चाहिए होता है, जो हमने अपने वक्त पे कुछ ना कुछ उससे खदोखाल वाजे कर लिए थे, उसके आउटलाइंस बना दी थी कि ये हमारे शहर का मास्टर प्लान होगा। उसमें नए इलाकों की आबादी के साथ साथ, जैसे आपने देखा होगा गुलिस्तान सरमस्त, पूरे लतीफ़ाबाद जितनी एक आबादी वहाँ आबाद करने का सोचा, बल्कि जो पुराने शहर के भी मसाइल थे जिसमें सेवरेज का और पीने के पानी का मसला था, उसको काफ़ी हद तक हल कर दिया। बदकिस्मती से जो 15 साल 20 साल पहले काम हुआ, फ़िल्टर प्लांट्स बने, आप देखेंगे कि उसके बाद बीच में अब सिर्फ एक 5 MGD का फ़िल्टर प्लांट बना है, जबकि हमें ज़रूरत जो इस वक्त 125 MGD की है। और जो मौजूद फ़िल्टर प्लांट्स हैं वो 60 से 65 MGD पानी दे सकते हैं। तो ये उसी टाइम के बने हुए फ़िल्टर प्लांट से 15 साल आप लोगों के टाइम के बने। जी हाँ, 15-20 साल पहले के सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो एक तो पीने के पानी के मसले को हल करना, फिर क्या हुआ कि जब वो फ़िल्टर प्लांट्स बना दिए, शहर की आबादी बढ़ी, शहर के सराउंडिंग्स में प्लाजा बने, नई आबादियाँ बनी, नई सोसाइटियाँ बनी, तो जो हमारा इदारा है, इदारा तरक्यात हैदराबाद, उसके ज़ेर इंतज़ाम पहले इलाका एक था इदारा वासा, जो अब मेयर के कंट्रोल में दे दिया। उसने बजाय ये कि वासा को चाहिए था कि नए स्कीमें बनाता, नई आबादियों के लिए नई लाइनें लेता, वो जो लाइनें जा रही थी उन्हीं में से उनको पानी देना शुरू कर दिया, जिससे जो पुराना शहर और लतीफ़ाबाद है वो टेल एंड पर आ गए, यानी कि वो पानी की सप्लाई के आखिरी हिस्से में आ गए, जिसकी वजह से अब यहाँ पे पानी नापैद हो चुका है, लोगों को नहीं मिल रहा। इसी तरह सेवरेज के इश्यूज़ भी जो है वो नए लाइनों के साथ साथ उनकी डिसिल्टिंग प्रॉपर होना, जो बड़े नाले उनकी सफाई होना, ये सब चीज़ें भी होनी चाहिए थी। तो जो सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं हैदराबाद में कि तफरीह के मुकामात नहीं हैं, शाम को कोई जाना चाहे अपनी फैमिली के साथ तो उसको ऐसी कोई महफूज जगह नज़र नहीं आती जहाँ पे वो जा सके, या कोई मेहमान आ जाए तो उसको हैदराबाद कहाँ लेके जाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इंतज़ामिया को कोई ना कोई बेहतर हिकमत अमली बनानी चाहिए। बिल्कुल साबिर भाई, बनानी चाहिए इंतज़ामिया को हिकमत अमली। लेकिन जितनी चीज़ों की बातें आपने की हैं अभी तक ना, कि जो आप लोगों के दौर में काम हुआ, क्या आप समझते हैं अगर अब दोबारा MQM को इक़्तिदार मिलता है तो दोबारा वैसा काम हो सकता है? क्योंकि ये वो MQM नहीं होगी कि जिस MQM ने उस वक्त काम किया। देखें, MQM ये वही है, एक बात याद रखिएगा, जो पार्टियां और तहरीकें होती हैं वो अपने मंशूर पे काम करती हैं, कायद पे नहीं। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। ये हमेशा, क्योंकि देखिए हर चीज़ एक फ़ानी है, जो चीज़ फ़ानी नहीं है वो उसका सिस्टम और निज़ाम है जो चलता रहेगा। अगर हम उसको फॉलो करते रहेंगे तो वो तहरीकें और पार्टियां कामयाब होती रहेंगी। उसकी बड़ी मिसाल ये है कि आज भी हमारे यहाँ पब्लिक सेक्रेटेरिएट कायम है। मैं अभी 5:30-6 बजे आपके पास आया हूँ, तो मैं 3 घंटे अपने पब्लिक सेक्रेटेरिएट में बैठ कर आया हूँ, जहाँ पे आवाम से मिलने के लिए मेरे दरवाजे पे कोई दरबान नहीं, शीशे का गेट लगा हुआ और वो भी खुला होता है। सही। तो ये वो बड़ी मिसाल है कि हम अपने आवाम के दरमियान कल भी थे, आज भी हैं और आने वाली कल भी होंगे। ये हमसे हक कोई छीन नहीं सकता, कोई हमारा मुकाबला कर नहीं सकता, क्योंकि आवाम के दरमियान रह के उसके मसले को हल करना सबसे अच्छा जो कर सकता है वो मुत्तहिदा गुण पाकिस्तान है। हम ये समझते हैं कि हमें आवाम ने हमेशा एतमाद दिया है। पिछले बल्दियाती इलेक्शन में MQM ने बवजह अपना बाइकाट किया, तो आज हम बल्दियाती निज़ाम में नहीं हैं, और अपोजिशन में होने की वजह से सिंध हुकूमत की फंडिंग भी
और हमारी जो तजावीज़ उस पर अमल नहीं किया जा रहा, वरना आज भी मैं ये दावे से कह सकता हूँ और किसी को भी ला के इस टेबल पे मैं साबित कर सकता हूँ कि शहर में जो गली कुचों में आज भी पेवर लग रहे हैं, यानी कि सीमेंटेड जो ईंटें जिसको बच्चे कहते हैं उनको हम पेवर ब्लॉक कहते हैं, वो जो लग रहा है या पानी की लाइनें डल रही हैं, ये सारी वो स्कीमें जो हमने मंजूर करके दी गई हैं, दी हुई थी, या जो शहर के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ऑटोबान शामिल किया जाता है, गो कि हमारे हिसाब से वो ठीक नहीं बन रहा। हम उसमें सर्विस रोड चाहते थे, अच्छा, हम उसके नाले दोनों तरफ नहीं चाहते थे क्योंकि दलदली ज़मीन है लतीफ़ाबाद की। नाले कामयाब, पहले जो नाले बने हुए हैं वो भी पॉल्यूशन का बाइस हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो आई उसने कुछ उसमें चेंजिंग करके उसकी कॉस्ट को भी कई गुना बढ़ा दिया और उसको तामीर किया। लेकिन हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों की अच्छी और बेहतर प्लानिंग से आप कम पैसे खर्च करके ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं, तो वो हम करना जानते भी हैं, हम उसको कर भी सकते हैं और माजी में करके दिखाया भी है और अभी भी कर सकते हैं कि हम जदीद व कदीम इम्तजाज को साथ लेते हुए पुराने शहर में ज़ाहिर आप ज़्यादा तोसी नहीं कर सकते, वहाँ सड़कें गलियाँ जो है वो मैनेजमेंट मांगती हैं, उनको सही तरह से मैनेजमेंट करके और वहाँ पे हम जिद्दत ला के अपने शहरियों को सहूलत दे सकते हैं। सही। साबिर भाई ये बताइएगा, नौजवान आज की सियासतदान से और सियासत से दूर होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सियासतदान आते कब हैं इलाकों में जिस वक्त वोट लेना होता है, उसके बाद पूरा टाइम वो अपने ऑफिसेज में या बंद शीशे के कमरों में बैठे होते हैं ना। और वो जैसे आपने कहा कि पब्लिक सेक्टर अभी तो आप मिल के आए, लेकिन नौजवान फिर भी आज जो है वो सियासत से दूर है, आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखिए, हमारे यहाँ हमेशा इलेक्शन में गहमा गहमी होती है, उसके अलावा जो है लोग थोड़ा उससे दूर रहते हैं, हमेशा से ये है। से मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के पास एक बड़ी खेप जो कारकुनान की है, जो फाल रहते हैं, जिनके ऑफिस खुलते हैं, जैसे हमारे इलाकों में कायम जो ऑफिस हैं वो प्रॉपर खुलते हैं। आपसे चंद कदम फासले पे हमारा सेक्टर ऑफिस है, टाउन ऑफिस जिसको हम कहते हैं, वो खुलता है। हर टाउन ऑफिस जितने भी 12-13 हैं वो खुलते हैं, यूनिट्स हमारे खुलते हैं प्रॉपर। हालांकि अभी हमारे पास कोई सरकारी जगहें मौजूद नहीं है, तो उसके बावजूद वहाँ पे वो कायम है। अच्छा, नौजवानों का जो बात है वो ये है, हम ये समझ ही नहीं पाए कि अगर आपने अपने हालात बदलने हैं, अपने मुल्क के हालात बदलने हैं, अपने माशरे को ठीक करना है, सोसाइटी को आगे ले जाना है, तो उसका सबसे बड़ा और बेहतर ज़रिया सियासत है। सही। आप अच्छी सियासत के साथ, अच्छी पार्टी के साथ, अच्छे मिशन के साथ आएँ तो आप देखेंगे कि आप अपने यहाँ पे तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ सिर्फ खाली खुली नारों की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है, जो एक पार्टी ने लगाए गए तब्दीली आई है और उसने फिर किया, तो उसकी तो प्रोग्रेस पहले भी जब वो 4 साल उनके पास हुकूमत रही और अभी माशाल्लाह बल्दियाती उसमें बड़े उनकी वो है नुमाइंदे मौजूद हैं, तो उनके इलाकों और टाउन्स की तो सबसे ज़्यादा बुरी हाल है। बिल्कुल है। असल जो चीज़ है तब्दील करने की वो ये कि जब आप आते हैं सियासत में, एक उस मंशूर के साथ चलते हैं, तो आप माशरे को बदल सकते हैं। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि वो बजाय इस चीज़ से दूर होने के, मायूस होने के, आएँ हमारे साथ चलें, उनको मौका भी मिलता है। जैसे मैं आपके सामने बड़ी मिसाल बैठा हूँ कि मैं अगर देखूँ तो अपनी ज़ात की हैसियत में, अपनी बिरादरी की हैसियत में कभी मुंतखब नुमाइंदा या इतनी बड़ी पोजीशनों पे नहीं आ सकता। ये मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है कि हम जैसे मिडिल क्लास के लोग, हम जैसे लोग जो है आगे आना चाहते हैं उनको मौका मिलता है। बाकी सब पार्टियों में तो एक अलग तरह की सियासत चलती है, वो एक अलग तरह का वडेरा सिस्टम है और दूसरा आम आदमी को आगे नहीं आने। बिल्कुल आपने कहा, लेकिन आजकल एक और पार्टी आ गई है, अवाम राज तहरीक। मैं उसके बारे में भी पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। इकरारुल हसन साहब ने ये पार्टी को लॉन्च किया और वो भी यही कहते हैं कि अवाम जो है हम उसको आगे लेकर आएंगे। अच्छा देखें, पार्टी अनाउंस करना, उसका प्रोग्राम कोई करना, वो तो बहुत कोई आसान काम है। सही। उसको लेके चलना बहुत मुश्किल काम है। इनसे भी ज़्यादा ताकतवर लोगों ने पार्टियां बनाई, इनसे भी ज़्यादा मशहूर लोगों ने अपने नामों से इस्तेमाल करते हुए कि शायद हमें पजीर आई है तो हम पार्टी बनाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। तो बहुत वक्त चाहिए उनको कि वो इसको कामयाब करने के लिए आगे क्या इक़दाम करते हैं। मैंने भी उनका कोई मंशूर या नहीं पढ़ा, लेकिन आपकी इस बात से याद आया कि कुछ दिन पहले वो शायद हैदराबाद में जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक ऑडिटोरियम में उन्होंने प्रोग्राम भी किया और अपनी तकरीर भी की। तो अच्छी बात है, अगर अच्छे मकसद के लिए वो आना चाहते हैं तो हम तो हर सियासत करने वाले को वेलकम करते हैं कि आइए, ये मैदान है, आप यहाँ अपने घोड़े दौड़ाएं, देखते हैं जीत किसकी होती है। अगर वो अच्छी सियासत करेंगे तो क्या साबिर कायम खानी उनको ज्वाइन करेंगे?
अच्छा नहीं, ऐसा तो वक्त अभी नहीं आया। इकरार साहब का मतलब एक इमेज बतौर एंकर तो है, सही, बतौर पॉलिटिशियन उनका कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई और लोग, मतलब मैं तो खैर अपनी पार्टी के अलावा कहीं जाने का सोच नहीं सकता। इस पार्टी ने मुझे बहुत इज्जत दी है, बहुत एहतराम दिया है। इसको दिन रात हम मजबूत बनाने की सही करते रहते हैं, वो करते जाएंगे। तो बाकी लोगों के लिए भी मेरा पैगाम है कि देखभाल के और चीज़ें समझ के आप आगे जाएं ताकि लोगों की सही खिदमत कर सकें। अच्छा साबिर भाई, जैसे आपने बताया कि जब एमक्यूएम का दौर रहा हैदराबाद को, कराची को, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, बनाया एमक्यूएम ने ना, लेकिन एक बिगाड़ जो हमारे नौजवानों को, जो मेरा इससे पहले वाला सवाल था, वो पैदा किया गया हमारे दरमियान, वो था तालीम से आरास्ता। हमने देखा, मैं ख़ुद उस वक्त मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स देता था, तो हमने देखा कि भाई ये फ़लाँ यूनिट इंचार्ज के बेटा है तो इसको इस सेंटर से उठा के अकेले कमरे में बिठा के पेपर दिला दिया जाए। बोर्ड के अंदर हमने देखा कि भाई ये सेक्टर इंचार्ज का बेटा है तो इसका रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। हमने ये भी देखा कि हैदराबाद जोन का मेंबर है, सिर्फ मेंबर है, लेकिन उसके असर रसूख ज़्यादा थे। तो क्या आप ये समझते हैं कि एमक्यूएम जो उस वक्त की थी उसने नौजवान को तालीम से भी दूर किया, जो एक कल्चर बन चुका है? अच्छा देखें, ये चीज़ें एक ज़माने में बहुत थी और वो सारा हमारा निज़ाम का फेलोवर था। वो एमक्यूएम से ज़्यादा जो हमारा उस वक्त सिस्टम मौजूद था, जिसकी ज़िम्मेदारी थी इन चीज़ों को ठीक रखना और करना। लेकिन आज भी तो आपकी यहाँ उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो रही हैं। उस वक्त अगर एक यूनिट इंचार्ज या एक ज़िम्मेदार की आप बात करें, आज तो पूरे के पूरे कंप्यूटर के सेटअप में जाके और आपकी चीज़ें उड़ा दी जाती हैं। आज तो ये चेकिंग के बहाने आपके नंबर बदल दिए जाते हैं। तो आज कौन कर रहा है? आज तो उसको कारोबार बना दिया गया है। उस वक्त करने वाला अगर कोई एक दो बंदे बासर थे, जो कि सिर्फ अगर हम कराची हैदराबाद का नाम यूनिट इंचार्ज कर लेते हैं तो ऐसे बासर लोग तो अंदरूनी सिंध में भी थे, ऐसे बासर लोग तो और जगहों पे भी थे और पार्टियों के भी लोग थे, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया होगा, वो भी इसके हिस्सेदार रहे होंगे। तो उनकी तादाद बहुत कम थी। अब तो पूरा का पूरा एक निज़ाम बना दिया गया है कि आपको ए ग्रेड लेना है, A1 लेना है तो किस तरह ले सकते हैं, सेंटर किस तरह लगाया जा सकता है। अब तो कॉपी कल्चर से ज़्यादा अब तो आपको किताब दे दी जाती है। इसको कौन ठीक करेगा? इसको ठीक करने की जिम्मेदारी उन लोगों की है जो 18 साल से 20 साल से यहाँ पे मुसल्लत हैं। उन लोगों ने उसको बेहतरी के लिए क्या किया है। अगर आप देखेंगे कि सिंध में तालीम पे पैसे तो अरबों रुपए खर्च हुए हैं और पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा सिंध का बजट है तालीमी। लेकिन जो मयार है हमारा, वो हमारा मयार पाकिस्तान में अलिफ ऐलान नाम के एक NGO ने सर्वे किया था और 4 एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए थे। उन 4 एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट में सिंध का नंबर 4था था। ठीक, हमसे KP के भी आगे, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब तो है ही है आगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको ठीक किया जाना चाहिए। जहाँ हमसे गलती हुई होगी, जहाँ हमने गलत किया होगा, उसको हम सही करने का समझते हैं कि इनको प्रॉपर एक निज़ाम, एक चीज़ है, उसको ठीक होना चाहिए। सही। अच्छा ये भी बताइएगा साबिर भाई कि क्योंकि आप MPA भी रहे, फिर MNA, आप दोबारा MPA, कोई ऐसा काम करने के लिए कोई बड़ी कॉल आई हो आपके पास और आपने वो काम ना किया हो? मैंने हाल ही अभी पॉडकास्ट किया डॉक्टर मसरूर अहमद ज़ही साहब का, और उन्होंने अपने पॉडकास्ट में इसी तरीके के सवाल पे कहा कि हाँ मैं अभी अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ, वो मैंने काम नहीं किया। तो क्या कभी साबिर कायम खानी ने भी किसी को काम करने से मना किया और वो शख्स बड़ी कोई हाई प्रोफाइल था? क्योंकि हम पाकिस्तान में देखते हैं ये चीज़ें, तो आपको क्या कभी कोई ऐसी चीज़ फेस करना पड़ी? अच्छा देखें, कितनी अजीब बात है। हालांकि मैं नाजिम भी रहा, फिर MP भी रहा, फिर MNA बना, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रहा और पार्लियामेंट सेक्रेटरी फेडरल मिनिस्ट्री के ज़ुमरे में आता है कि नेक्स्ट टू मिनिस्टर वो अपने इदारे का इंचार्ज होता है। मेरी टाइम बड़ी मिनिस्ट्री थी, उसका रहा, फिर MP हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, काम लेने वाले भी जानते हैं कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना। शुरू से हमने अपना जो एक रखा मेल जोल रखा, किरदार रखा, उसके बाद किसी को ऐसी हिम्मत नहीं होती कि हमसे कोई ऐसी बात कर सके कि जो वो समझता हो और हम भी समझते हो कि ये नहीं होना चाहिए, कर सके। तो ये 15-20 साल में मुझे तो ऐसी कोई कॉल नहीं आई। हमने खुद से बहुत सारे ऐसी चीज़ों को रोका कि जिनमें हम समझते थे कि इसको ठीक किया जा सकता है। और यही वजह है कि उस ज़माने की जो निज़ामतें हमने चलाई, बल्दिया चलाई, वो आज तक मिसाल है। बल्दियाती काम जो किए, कवानीन के तहत आगे बढ़ाया, एम्प्लॉइज़ की सहूलत के लिए काम किया, शहरियों की सहूलत के लिए काम किया, वो बहुत सारे ऐसे नए काम थे जो कोई और नहीं कर सकता था। अच्छा, एक और एतराज़ जो नाक़रीन की तरफ से आता है MQM पाकिस्तान के ऊपर कि अवामी नुमाइंदे जो हैं MQM के, वो असम्बली में आवाज़ तो उठाते हैं लेकिन उन आवाज़ पर कोई काम नज़र नहीं आता।
इसको अच्छा, कैसे? ऐसा ही होता है। देखें, जो असेंबली होती है वो अपने मसाइल को बयान करने और उनके हल तलाश करने के लिए बैठक की जगह है। सही। वहाँ अपोजिशन और हुकूमत दोनों बैठते हैं। सही। हुकूमत अपनी नुक्ता नज़र रखती है, वो ये समझती है कि जो हम बजट ला रहे हैं, जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं, वो हम सही चला रहे हैं। अपोजिशन उन डिपार्टमेंट्स पर और उनके बजट खर्च करने के तरीक़ेकार पे इख्तलाफ रखती है, और इख्तलाफ का इजहार कभी नारों की सूरत में, कभी करारदादों की सूरत में भी, कभी यहाँ अपनी तकरीरों में उनका इजहार, उनकी निशानदेही करती है। तो यही एक जमहूरियत में होता है कि हमने उनकी निशानदेही करनी है। उन लोगों में अगर इतना करज है, इतनी उनके अंदर सलाहियत है कि हमारे एतराज़ को समझकर और अगर वो सही दुरुस्त मान के अपनी इस्लाह कर लें, जो कि इस्लाह के लिए तनकीद बराए इस्लाह ही होती है, तो सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि उनकी पार्टी पॉलिसीज़ होती हैं, फिर वो कहते हैं अगर हमने अपोजिशन की फ़लाँ बात मान ली तो फिर हमारा हुकूमत करने का क्या फ़ायदा। तो ये एक खींचातानी रहती है। तो आवाम अगर ये समझते हैं हमसे आवाज़ उठाते हैं और उसका कोई हल नहीं निकलता, ये भी गलत है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी टीचर्स की बहाली का काम हो रहा है, टीचर्स के अपॉइंटमेंट का काम हो रहा है। इसके लिए MQM ने आवाज़ सबसे पहले उठाई, उसके बाद इस पर कमेटियाँ बनी और ये काम हो रहा है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो होने वाली बेकायदगियाँ थी, उनके ऊपर MQM ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, तो आज उसके लिए भी वो हो रहा है। तो जब हम निशानदेही करते हैं तो ज़रूर उसका मुतल्लिका जो मिनिस्टर है, वज़ीर है, उसका नोटिस लेता है, लेकिन वो उसका ऐलान नहीं करता कि बजाय कि कहें कि फ़लाँ के कहने पे भी कर रहा हूँ। तो वो लगेगा कि भाई शायद इनके मुतालबे में हो रहा है, तो उसके नंबर इनको ना मिल जाएँ, इनकी आवाज़ ज़्यादा ना ये ना हो जाए। तो यही होता है जमहूरियत में, पूरी दुनिया में यही होता है, और ये अच्छी चीज़ है। देखें, सियासत में डायलॉग है, सियासत में बातचीत है, जब भी तो मामलात आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब चीज़ें बंद करके बैठ जाएँ तो कैसे चल सकते हैं। आज अमेरिका ईरान ने फिर जंग शुरू कर दी, आप देखेंगे कि दोबारा वो टेबल पे आके बैठेंगे, बातचीत तो फिर करनी पड़ेगी। सही। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे अच्छा जो दुनिया में काम है वो डायलॉग करना है, बातचीत करना है, बैठना है, अपनी बात को समझना और समझाना है। साबिर भाई, मुझे ये बताइएगा, बहैसियत सियासतदान और एक बड़ा एक्सपीरियंस है आपके पास, हम हैदराबाद की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान जिस मराहिल में गुजर रहा है, यहाँ तक पहुँचाने के पीछे किसका हाथ है? पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में जाएगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अभी जिस हालात में। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं, पैदाइशी पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों ने बनाया और यहाँ के रहने वालों ने उसको सपोर्ट किया। किसी भी मुल्क के लिए 75-76 साल कोई बड़ी उम्र नहीं है। फ़र्द की ज़िंदगी में, एक आम आदमी की ज़िंदगी में 50-60 साल में उसकी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। कौमों की और रियासतों की ज़िंदगियाँ सैकड़ों और हज़ारों साल होती हैं। कितनी अजीब बात है कि जब पाकिस्तान बना तो इस नाम से और इस नाम की कौम इस दुनिया में ही नहीं थी। एक नया मुल्क वजूद में आया। अब उस तमाम जो कौमियतें हैं मिलके उस कौम को एक किरदार और उसकी तामीर कर रही हैं। मुश्किलात भी आ रही हैं, लेकिन कितना बड़ी बात है। अगर हम, आपने कहा ना अभी जो मसाइल हैं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको हम कमज़ोर मुल्क समझ रहे हैं, उसने दुनिया की एक बड़ी जंग को रोकने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। एक मुआहिदे पे सुपर पावर को और एक ऐसे मुल्क को जो 50 साल से जंग लड़ रहा है उसको टेबल पे बिठा दिया और दोबारा वो मुल्क उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। और ये हमारी फतह है। हम ये समझते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता वो के मुश्किलात भी हैं, बेरोज़गारी भी है, एनर्जी क्राइसिस भी हैं, कुछ इलाकों में बेअमनी भी है। वो बेअमनी भी बाहर की पैदा करता है, अक्सरियत यहाँ के लोगों की। सही। मैं कल ही रईसानी साहब बलूचिस्तान के हैं, उनका बयान सुन रहा था। कह रहे थे कि मेरे घर पे कल भी पाकिस्तान का झंडा लगा था, आज भी लगा हुआ है और इस झंडे को हम कभी गिरने नहीं देंगे। ये वो चीज़ है, ये वो जज्बा है कि जो मुल्क में मौजूद है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान आगे जाएगा। ये मसाइल भी हल होने के लिए, जब हम मुल्क बना था यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ पे कोई डैम नहीं थे, यहाँ का कोई भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि बवजह इन इलाकों को अंग्रेज़ ने तरक्की से महरूम रखा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ भी हैं, यहाँ पे हमारा एक एनर्जी का ढांचा भी है, स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर भी है। सही। आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे मुल्क में जब पाकिस्तान बना 2 यूनिवर्सिटियाँ थीं, आज माशाल्लाह 40-50 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ तो बेशुमार हैं। बिल्कुल। इस बात का मकसद ये कि हम आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं और आगे जा रहे हैं। तो हम सबको ये समझना चाहिए
कि बजाय हम ये समझें कि एक फ़र्द की ज़िंदगी की तरह कि 50 साल से कुछ नहीं हुआ, 60 साल से कुछ नहीं हुआ, हम इसको अगर कैलकुलेट करें रियासत और कौमों की ज़िंदगी से तो सदियाँ तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं आपका। हम अच्छा कर जाएंगे इंशाल्लाह। सही, हम अच्छे करते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारी चीज़ों में हमें लगता है कि शायद कुछ नहीं हो रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उसकी वजह ये होती है, मैंने कहा ना कि अभी हम बनने के और तामीर होने के मरहले में हैं। अभी हम उस मरहले को आहिस्ता आहिस्ता सर कर रहे हैं। हम आज से 20 साल पहले जो चीज़ें थी उनसे थोड़ा आगे बढ़ें। हम आगे वाले 20 साल में इससे भी आगे जाएंगे। आज जो अमेरिका है, तो अमेरिका तो एक दिन में तो ऐसा नहीं बना। आप 250 साल पुरानी अगर काउबॉय फिल्में उठा के देखें जो उन्होंने अपना मंजरकशी किए, तो उनका तो हमसे ज़्यादा बुरा हाल था कि आपको नज़र आएगा हमारे यहाँ भी लोग पान ज़्यादा खाते हैं। मैनपुरी गुटखा हालांकि गलत है, नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए नुकसानदेह। यहाँ आप काउबॉय फिल्में देखेंगे जो सन 1800 की नुमाइंदगी कर रही हैं, उसमें वो तंबाकू चबाता हुआ आएगा, ऐसे पिचकारी मारेगा जैसे हमारे यहाँ भी हर कोई अस्पताल में घर में मार देता है। वो भी मारते हो, पिस्टल निकाले एक दूसरे को मारते हुए नजर आएंगे, बैंक डकैतियाँ करते हुए नजर आएंगे। आज अमेरिका बना हुआ है, बिल्कुल ऐसा तो ये हम भी बनेंगे। साबिर, मैं अब जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ ना, वो मैंने नोट किया है कि जो MQM है उसके अंदर रहने वाली शख्सियत को ही ज़्यादा पता होंगी ये बात है। क्या आप समझते हैं वाकई में MQM के जो पुराने कायद हैं वो रॉ के एजेंट थे? कतई नहीं, ऐसा नहीं था। नहीं, देखें जिस तरह की सियासत का चलन MQM ने इस मुल्क में शुरू किया, वैसा ही हमें इस मुल्क के लिए लोग चाहिए। उसकी वजह यह है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को सियासत से रोशनास कराने वाले, सही, उनकी तंजीम बना के एक ऐसा सिस्टम बनाना कि आज तक उस पर कायम है। ये अगर मुल्क में हो जाए, मुल्क के हमारे साथ मसला क्या है कि वही मौरूसी सियासत चल रही है, वही एक जागीरदाराना और वडेराना ज़हनीत के साथ सियासत हो रही है। दुनिया में जहाँ पे भी सियासत में सही लोगों की एंट्री हो गई, वो मुल्क कामयाब हो गए। अल्ताफ़ हुसैन सही थे। अल्ताफ़ हुसैन जब तक उन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छा सोचा वो सही थे, जिस दिन उन्होंने इस मुल्क के लिए गलत सोचा वो गलत हो गए। सही। अच्छा साबिर भाई, क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने मतलब स्टार्टिंग अच्छा किया ना, आप ही के पार्टी के एक बड़े नुमाइंदे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उन पे ये इल्ज़ाम लगाया, इसको कैसे देखते हैं? अच्छा देखें, जहाँ तक आपने मुस्तफ़ा कमाल भाई का जिक्र किया, वो ज़ाहिर है इख्तलाफ का सबको हक़ है, लेकिन सब ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो मुस्तफ़ा कमाल की शख्सियत है उसको शुरुआत, उसको रोशनास कराना और उनको डिस्कवर करना, सही, वो उसी वक्त की MQM का काम है। मैं सिर्फ अल्ताफ़ हुसैन का नाम नहीं लूँगा, सही, उस वक्त की MQM का काम है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि शख्सियत तो फ़ानी है, ऐसा ही, और तहरीकें जब बनती हैं तो कम या ज़्यादा बिल्कुल सबका उसमें काम होता है। उसकी दीवारें, उसकी बुनियादें ये गवाही देंगी कि कितने लोगों की जवानियाँ लग गई, कितने लोगों की असीरियाँ लग गई, कितने लोगों की शहादतें लग गई, कितने लोगों की हिजरतें लग गई। बेशक ऐसा है, ये लगी हैं तो एक तहरीक और पार्टी कामयाब हुई थी जिसको लोगों ने पसंद किया। ऐसा ही, और आज भी इसीलिए लोग उसको पसंद कर रहे हैं। गो कि बहुत सारी गलतियाँ हो रही होंगी, बहुत सारे इख्तलाफात नज़र आ रहे होंगे, लेकिन हम इसको ज़्यादा इसलिए हमारे लिए ये मैटर नहीं करते। हर घर में इख्तलाफ हो जाता है, भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाता है, तो हमारे दरमियान भी जो इख्तलाफात हैं ऐसे नहीं है जो हल नहीं हो सकें। किसी भी दिन जिस दिन हम टेबल पे बैठेंगे, किसी भी दिन जिस दिन यहाँ हम बैठ के बात करेंगे, समझेंगे कि नहीं हमारे इख्तलाफात ख़त्म होने चाहिए, तो इख्तलाफात ख़त्म होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आज भी एक ही इख्तलाफ है, ये समझा जा रहा है, ये कोई नहीं कह रहा कि MQM गलत है, ये समझा जा रहा है कि MQM को सही रुख पे चलाया जाना चाहिए। कोई ये समझ रहा है कि अभी खालिद मकबूल भाई ठीक चला रहे हैं, कोई समझ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई कहते हैं कि मैं ठीक चलाऊंगा। ये इख्तलाफ है, तहरीक पे इख्तलाफ नहीं है, तहरीक के मकसद पे इख्तलाफ नहीं है, तहरीक के मंशूर पे इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ उसके अमल दरामद करने पे इख्तलाफ है। वो तो कभी भी दूर हो सकता है और इंशाल्लाह दूर हो भी जाएगा। तो साबिर कायम खानी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ हैं या मुस्तफ़ा कमाल के साथ? देखिए भाई, हम तो MQM के आदमी हैं, मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के आदमी हैं। हमने हमेशा अपनी जवानी, अपना गो के मैं यूँ समझूँ कि प्रिविलेज उसमें हूँ, नवाजा हुआ आदमी हूँ कि इतनी दफ़ा मेंबर असेंबली बना। आप हकीकत में इसके मुस्तहिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कितने लोग हैं
कितने बेशुमार लोग हैं जिनको पहचान भी नहीं मिल पाई, बिल्कुल ऐसा। जिन्होंने कुर्बानी, अच्छा मैं उनको कहता हूँ नाकाम नहीं है। हर शख्स, जैसे हम 5 भाई हैं तो सिर्फ मैं सियासत में आया, 4 भाई नहीं आए, ऐसे हर ख़ानदान में से, हर फैमिली में से एक एक 2 लोगों ने अपने ज़मीर की आवाज़ पे जिस चीज़ को अच्छा समझा उसके लिए जदोजहद की। तो अगर वो कोई नुमाया मुकाम पे नहीं आए, पहचान नहीं बना पाए, तो भी उनका ज़मीर तो ज़रूर मुतमईन होगा कि हमने अपने जिस मकसद को बेहतर समझा, उसके लिए जदोजहद की, उसके लिए ज़िंदगी भी गुजार दी। अब हमें नहीं है सलाह, इतना ज़ोर या जवानी नहीं है, उसके बावजूद हम उससे मुंसलिक हैं, उसकी बेहतरी आज भी चाहते हैं, तो ये उनकी कामयाबी है। सबको ज़ाहिर है कि वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो मैं बज़ाते ख़ुद ज़ात में ये समझता हूँ कि मैं तो वो उस कारकुन की तरह हूँ जो कोई ओहदा होगा नहीं होगा, जिस मुकाम पे भी होगा, अपनी इस तहरीक की बेहतरी के लिए और अपनी कौम की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। कल परसों एक मैंने रैली देखी पाकिस्तान पीस पार्टी की, मरसू सिंध डेसू, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ पीस पार्टी की सोच पे। हमारा भी ये नारा है, यह गैर मुतनाज़ नारा है, मरसू सिंध न डेसू गैर मुतनाज़ नारा है। और हमारा नारा ये है कि मरसू पाकिस्तान ना डेसू, मरसू बलूचिस्तान ना डेसू, बिल्कुल मरसू KPK ना डेसू, सही, मरसू पंजाब ना डेसू, और मरसू सिंध ना डेसू। हमारा तो ये नारा है। हम अपने किसी सूबे को, अपनी एक इंच ज़मीन को ऑन करते हैं, उसकी हिफाजत, उसकी तामीर, उसकी बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने का हौसला रखते हैं। सिंध के हक़ के लिए पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हम जैसे लोगों ने जदोजहद की होगी, बोला होगा, बात की होगी। पीपल्स पार्टी तो उससे फ़ायदा उठाती है, उस कार्ड को खेलती है। क्यों नहीं इन्होंने पंजाब में रैली निकाली, तो मरसू पंजाब ना डेसू? क्यों नहीं इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो ने खुद ने जाके रैली निकाली कि मरसू पाकिस्तान ना डेसू? वो क्या कह रहे हैं कि भारतीय आबी जहरियत। तो जो भारतीय आबी जहरियत हो रही है, तो क्या वो खाली सिंध के लिए हो रही है क्या? वो तो पूरे मुल्क के लिए हो रही है। एक तरफ तो वो उसने हमारे जो डैम्स थे और इंडस रिवर जो सिंध तास माहिदा जिसको कहते हैं, ट्रीटी है, इंडस रिवर ट्रीटी है, उस पे उन्होंने जो है खिलाफ वर्जी करते हुए डैम बनाए हैं। सही, सिंध के ऊपर डैम बनाने की साजिशें और कोशिशें करते रहते हैं। सतलज पे बना लिया, ब्यास पे बना लिया, रावी पे बना लिया। पिछले साल उन लोगों ने कितनी गैर इंसानी हरकत की कि जो पानी सतलुज और ब्यास का था, जब उन्होंने छोड़ा तो उनको पहले से बताना है कि हम पानी छोड़ रहे हैं, जो हमारे पास इजाफी हो गया, सैलाब आने वाला है। उस पानी को छोड़ा तो कितना पंजाब में नुकसान हुआ, कितनी जानें गई, इंसानी जानों की भी परवाह नहीं की। तो हमें तो ऐसी पार्टी को चाहिए कि सिंध कार्ड खेलने के बजाय वो बाहर निकले, इस्लामाबाद से आगाज़ करे और कहे मरसू पाकिस्तान न डेसू। सही, तो उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी ये वाला नारा भी लगाएगी जैसा आप कहते हैं। लेकिन आवाम की तरफ से एक और सवाल आता है साबिर भाई, कि जिस तरीके से आपने कहा कि भाई हमने तो ये किया था, उस पार्टी ने ये नहीं किया, तो आवाम ये कहती है कि भाई सियासी नुमाइंदे एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे इल्ज़ाम ही कर रहे होते हैं, आवाम बेचारी पिस रही होती है। अच्छा, ये बात आवाम की इसलिए सही होती है कि एक दफ़ा उनको सहूलत मिली हुई होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने अपने टाइम पे जो पानी का निज़ाम बेहतरीन कर दिया था, वाटर सप्लाई का पानी हर घर में पहुंच रहा था, उसकी निशानी बनाए गए 6 वाटर फिल्टर प्लांट हैं जो उस वक्त की ज़रूरत थी पानी की पूरी की। वक्त के साथ आबादी बढ़ी, नई सोसाइटियाँ बनी, नकलिया मकानी हुई, माइग्रेशन हुई, लोग आके यहाँ रहने लगे, तो नई आबादी को पानी देना तो गवर्नमेंट का काम है, उनका चाहिए कि स्कीमें बना के दें। आवाम का ये सिर्फ कह देना कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं, ये इसलिए ठीक नहीं है कि हम ज़ाहिर जब कुछ नहीं कर पा रहे होते, इस हैसियत में हम अपने मौक़िफ़ को तो रख सकते हैं। मैं आज दावे से कहता हूँ, आपकी इस टेबल पे बैठ के मैं बैठता हूँ, आप बिठाएं मेरे सामने दूसरे किसी पार्टी के नुमाइंदे को जिसके पास पावर है, और एक तरफ आप बिठाएं एक ऐसे बंदे को जो नॉलेज रखता हो, टेक्निकल बंदा हो, हम उसके सामने लाते हैं प्लानिंग कि हैदराबाद में पीने के पानी की फराहमी को दुरुस्त किया जा सकता है। कितना अजीब बात है कि एक तरफ दरिया है हमारे, एक तरफ 3 नहरें, बीच में हमारा शहर है, और हम पानी के लिए प्यासे घूम रहे हैं, शहरों में घरों में पानी नहीं आ रहा,
और जो पानी आ भी रहा है तो वो पीने जैसा नहीं है, बिल्कुल। उसको फिल्टर किए बगैर, उबाले बगैर पिएंगे तो लोग बीमारियों में मुब्तला होते हैं। अब पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ रहा है। खरीद के पीना पड़ रहा है। बैठे हम आपको बताएं कि निकासी आपका मसला कैसे हल हो सकता है। बैठे हम आपको बताएं कि यहाँ पे ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा मसला आजकल ऐसे ही। घरों में बच्चे जब स्कूलों से वापस आते हैं 2-2, 3-3 घंटे लेट पहुंच रहे हैं, तो इसको कौन ठीक कर सकता है? सिर्फ मैनेजमेंट है, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। रोड रास्ते बने हुए हैं, मैनेजमेंट आपके पास अच्छी नहीं है। जब हैदराबाद के ट्रैफिक के सिपाही हैदराबाद से ट्रांसफ़र करके आप अपने ले जाओगे इलाकों में, तो हैदराबाद में सर्विस कौन देगा? हैदराबाद में अगर अमन अमान का मसला है उसको ठीक किया जा सकता है। हैदराबाद में एजुकेशनल इदारे, हैदराबाद के हेल्थ के सिस्टम को, हमारे पास प्लान मौजूद है। अच्छा। हमारे पास लतीफ़ाबाद तो ऐसा खुशनसीब इलाका है कि जिसमें मुत्तहिदा गुण पाकिस्तान के बनाए गए 7 के करीब अस्पताल और डिस्पेंसरियाँ मौजूद है। अगर आपके पास टाइम है तो मैं गिनवा दूँ आपको। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखें, भिटाई हॉस्पिटल एक छोटी डिस्पेंसरी था, सही। आज वो 250 बेडेड जो है हॉस्पिटल है, एमक्यूएम ने बनाया। 100 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा कोसार में, एमक्यूएम ने बनाया। 11 नंबर में आपकी अर्बन हेल्थ यूनिट है, 10 नंबर में मदर एंड चाइल्ड केयर यूनिट है। ऐसा है। अच्छा, उसके बाद खदीजा अस्पताल 8 नंबर में है। उसके बाद हाली रोड पर जो है रूरल हेल्थ सेंटर है। फिर वहाँ माछीकोट हेल्थ डिस्पेंसरी है। सही। फिर वहाँ हाजियानी अस्पताल है टंडो यूसुफ में। सही। फिर हम मुर्शिदाबाद में डिस्पेंसरी है लेबर कॉलोनी में। फिर हम जो है देखें तो 20 बेडेड हॉस्पिटल है सचल सरमस कॉलोनी, बिहार कॉलोनी जिसको हम कहते हैं। सही। ठीक है, ये सब। अच्छा, फिर भोसड़ी का अपना हॉस्पिटल, ये सब बने हुए हॉस्पिटल हैं। गवर्नमेंट इसको चला क्यों नहीं रही है? काम नहीं है इसमें। एसिनी पास है, डॉक्टर्स अपॉइंट हैं, मशीनें मौजूद हैं। आप चले जाएं जो हाली रोड का बेसिक हेल्थ सेंटर है इकरा स्कूल के बराबर में, उधर कार्डियो की मशीनरी पड़ी हुई जंग आलूद हो गई। अच्छा। इको की मशीनें पड़ी हुई जंग आलूद हो गई, उनको चला नहीं पाए। ये आज 100 बेडेड हॉस्पिटल जो है कोसार वाला, वो भी नहीं चल रहा, बंद रखा हुआ है। ऐसा ही है। हम कोशिश करते हैं, हमारे असेंबली में आवाज उठाते हैं, बयान करते हैं, हमारा मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग तैयार है, बिल्कुल, वो भी बंद है। ये सारी एमक्यूएम ने बनाई है। इनमें से एक भी चीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या किसी और गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है, सब चीज़ें एमक्यूएम ने बनाई है। सही। या किसी ने अगर बनाई थी तो उसकी अपग्रेडेशन सारी एमक्यूएम ने की है। जैसे भिटाई में कहता हूँ कि एक ज़माने में जो उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर थे हैदराबाद के सैयद अहद यूसुफ, उन्होंने उसकी संगी बुनियाद रखा, लेकिन वो तो डिस्पेंसरी का रखा था। सही। आज जो वो 250 बेडेड हॉस्पिटल है वो तो सारा एमक्यूएम ने अपग्रेड किया। तो ये इसका मतलब है कि हम शहर की खिदमत करना जानते हैं। अभी देखें, हमारे पास एक अरसे से यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये अल्लाह का शुक्र है इसका। इसमें मेरा भी इस कार्य खैर में मेरा भी बहुत हिस्सा रहा। ऐसा ही मेरी पार्टी का भी है और बहुत सारे लोगों का है। करवाने के लिए जो जदोजहद की गई, उसमें उसकी करारदाद पेश करना, फिर पास करवाना सिंध असेंबली से, उसके बाद बतौर MNA उसको फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग दिलवाना। और फंडिंग उस वक्त तक की सबसे बड़ी फंडिंग थी सिंध में किसी यूनिवर्सिटी को जो मिली, 1.25 अरब रुपये। सही। 1 अरब 12 करोड़ रुपए हमने जो है उनको दिलवाए गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फुलेली को। उसके अलमनाई का बड़ा हमारे साथ रोल रहा। उसके बाद जो हमारा हैदराबाद में फेडरल इंस्टीट्यूट बना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको यहाँ लाने में, उसकी क्लासेस शुरू करने में, उसके लिए ज़मीन के लाट करवाने में, उसके प्रोजेक्ट को मुकम्मल करवाने में, तो हैदराबाद के लिए किए गए बहुत काम अपनी ज़ात के हवाले से भी और मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत बड़े काम है। ठीक है, मेरे साथ डॉक्टर नासिरुद्दीन शेख मौजूद थे एक पॉडकास्ट के अंदर, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि वाकई में इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी साहब ने इसमें बड़ा अहम रोल किरदार अपना अदा किया। देखिए, मैं आपको बता दूं, नासिर भाई का आपने नासिर साहब का नाम लिया, वो हमारे उस यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर बने और अब्दुल रहमान राजपूत हैं। मैंने कहा ना, जितनी भी अलमनाई है उनके साथ के तमाम लोगों ने हमें उन्होंने उस पर शामिल किया और हमें बताया कि इसकी ज़रूरत है। फिर उसको लेके हम चले, और ज़ाहिर मैं असेंबली में था, तो असेंबली में होने के मैंने ये फ़ायदा उठाया कि मैं वहाँ पे एक अपनी मैंने लॉबिंग की, पीपल्स पार्टी के अरकान को भी राज़ी किया। मतलब वो यूनानिमसली पास रेजोल्यूशन थी, सही यूनानिमसली पास एक्ट था कि जिसमें कोई मुखालफत नहीं थी। वो हमारी कोशिश थी और हम करवा सके, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, वो बन गई। और आज वो हैदराबाद की बहुत सारे की रैंकिंग में आप देखेंगे कि सिंध की रैंकिंग में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी
जिस तरह उसने कॉलेज के तौर पे एक बड़ा रोल प्ले किया, आज यूनिवर्सिटी बन के भी वो सिंध की खिदमत के लिए, सिंध में जो इल्म के चिराग जलाने में उसका काम है, और वो बड़ा नज़र आएगा। बड़ा काम कर रही है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, और यकीनन इसका सहरा आप लोगों को जाता है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट का टाइम ना बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों के पास तो गुफ्तगू बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक ऐसा सेगमेंट रखते हैं हम, रैपिड फायर क्वेश्चंस जिसे कहते हैं ना, उसमें मैं छोटे से सवाल होंगे और छोटा सा ही जवाब होगा, जितने जल्दी ख़त्म जब मैं कोई पास कर सकूँगा। मेरा ख्याल है कि आपका एक्सपीरियंस आपको नहीं इजाज़त देता कि आप पास करें ना। सियासत या इंजीनियरिंग? आज पूछेंगे तो इंजीनियरिंग। अच्छा, इक़्तिदार या अवामी खिदमत? अवामी खिदमत। सबसे बड़ा सियासी उस्ताद? दोबारा पूछें। सबसे बड़ा सियासी उस्ताद? मेरी खुद की ज़ात। सही। सबसे मुश्किल फ़ैसला जो कभी किया हो? इस दफ़ा MPA बनना। इस दफ़ा का MPA बनना। एक ऐसी आदत जिसे बदलना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा नरम मिजाजी। एक सियासतदान जिसकी आप तारीफ़ करते हैं? देखें, मौजूदा दौर में तो मुझे नज़र नहीं आया जो असूली सियासत पे टिका हो, जो असूलों पे जेल भी गया हो। सही। एक ज़माने में जो मैं देखता था, सरदार शेरबाज मज़ारी, अगर किसी ने सुना ना, सही, तो उनकी शक्ल सरदार होते हुए भी जेलें काटना और अपने उस पर रहना, और जब देखा कि उनको पजीरा ही नहीं तो खुद सियासत से दूर रह जाना। अगर साबिर हुसैन कायम खानी सियासतदान ना होते तो क्या होते? मैं सियासतदान ना भी होता तो भी किसी न किसी नुमाया उस पर मैं रहता। अच्छा। और एक फुटबॉलर होता। अच्छा। फुटबॉलर होते हैं। आपने रोनाल्डो और मेसी वाले मैचेस देखे हैं? हमारे ज़माने में प्ले था। अच्छा, सही। एक लफ्ज़ MKM पाकिस्तान के लिए? अवामी जमात। पहले भी मिजाज के अपने नुमाइंदे नहीं हैं, बस वक्त और हालात की बात है, लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान का जो निज़ाम है, अच्छा, मेरा ताल्लुक़ को करीबी मतलब बहुत ज़्यादा सियासी लोगों से रहा, सियासी पार्टियों से रहा, लेकिन यकीन जानिए जो सिस्टम और निज़ाम मैंने मुत्तहिदा हुकूमत पाकिस्तान में देखा, मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा। मेरे एक ज़माने में GSN के लोगों से बड़ा रहा, हालांकि उनके यहाँ एक जमहूरी कल्चर भी है, उनके यहाँ कांग्रेस होती है जो फैसले करती है, फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरा जमात इस्लामी के लोगों से बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा, मेरा जो है मुस्लिम लीग वालों से रहा, पीपल्स पार्टी वालों से रहा, उनकी तंजीम साजियाँ भी देखी। तहरीक इंसाफ जब नई फल फूल रही थी उसको भी करीब से देखा, लेकिन उसको तो इमरान खान साहब की नादानियों ने और डिक्टेटरशिप ने तबाह कर दिया। तो वो अच्छे उसके साथ आए, आगाज़ के साथ अच्छे नारे के साथ आए, लेकिन वो खुद ही अपने नारों के लिए ना वबाल बन गए। सही। एक लफ्ज़ अपने हैदराबाद के लिए? हैदराबाद में एक ही बात कहता हूँ कि जिस तरह हैदर के नाम से आबाद शहर है, और हैदर के लिए नबी वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, तो हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला इसी तरह एक दिन इल्म का दरवाज़ा और शहर बनेगा। अब कुछ सियासतदानों की तरफ आते हैं, उनके नाम लूँगा, जो आप उनके लिए कमेंट्स करना चाहते हैं वो करेंगे, इसमें आप स्किप कर सकते हैं ये आपके पास चॉइस है। तो आगाज़ करते हैं, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। एक सच्चा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान को दुनिया में एक मुकाम दिलाया। शहबाज शरीफ। बहुत अनथक मेहनत करने वाला इंसान। आसिफ अली जरदारी। सब तो उनको कहते हैं कि मसाहलियत का बादशाह हैं, लेकिन मैंने आसिफ साहब को देखा वक्त के हिसाब से जो है फैसला करते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखिए वो चले गए, बहुत सारे चीज़ों में उनके ऊपर बुराइयां भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं। उनकी शख्सियत बड़ी जो है इस लिहाज से मुतनाज़े भी रही कि उनके जितने चाहने वाले हैं उतने उनके मुखालिफ भी हैं, लेकिन क्यों अब इस दुनिया में नहीं है, तो बस मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। नवाज़ शरीफ साहब। मतलब वो शख्स के जिसने कोशिश की कि पाकिस्तान में जिद्दत लाए, कुछ चीज़ें उसने बेहतर की, आज बने हुए मोटरवेज़ और उस ज़माने की कुछ ऐसे इकदाम हैं जो याद दिलाते हैं कि उनमें करने की सलाहियत बहुत सारी थी, लेकिन उनकी ज़ाती अना ने उनको जो है मरवा दिया। इमरान खान। बहुत अच्छा क्रिकेटर सही। और अल्ताफ़ हुसैन। मतलब ऐसी ही बेमिसाल शख्सियत थी कि जो खुद अपनी ही गलतियों में गर्क हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी।
बहुत अच्छे इंसान, नरम मिजाज और बस बहुत अच्छे इंसान। मुस्तफ़ा कमाल। टैलेंटेड आदमी है, मिजाज में जो है उनको अपने कंट्रोल रखना चाहिए। वसीम अख्तर साहब, हालिया भी उन्होंने एयरवे पे आके एक खबर दी है। वसीम भाई ज़ाहिर है कि हमारी पार्टी से सीनियर रहनुमा हैं, बल्कि रहनी हैं भी, लेकिन वसीम अख्तर भाई जो है जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, सही, उस कम्युनिटी की अच्छाइयाँ बुराइयाँ पूरी उनमें हैं, और वो राजपूत हैं। सही, बहुत शुक्रिया इंजीनियर साबिर हुसैन कायमखानी साहब आपका, आपके कीमती वक्त का। तब्दीली पॉडकास्ट को ये वक्त देने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और ख़ास तौर पे हमारे नाजरीन के लिए आपने हमें वक्त दिया। एक मरतबा फिर आपका शुक्रगुजार। और तब्दीली पॉडकास्ट के लिए या तब्दीली न्यूज़ के लिए अगर कोई जुमले हैं या हैदराबाद के अवाम के लिए कोई पैगाम, तो कैमरा आपका मुंतज़िर। अच्छा देखिए, मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपने तब्दीली नाम क्यों रखा, ये वो वाला तब्दीली नहीं है वैसे मैं आपको क्लियर कर, लेकिन ये है कि अच्छे उसके साथ एक मयार के साथ जो आप लोग काम कर रहे हैं, मेरी दुआ है कि आप मज़ीद तरक्की करें। बहुत शुक्रिया साबिर भाई। और मैं इसी के साथ अपने नाजरीन का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे इस पॉडकास्ट को देखते हैं और देखकर सराहते हैं, न सिर्फ देखते हैं बल्कि कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करते हैं। और आज जिस शख्सियत को यहाँ बिठाया वो भी आपकी वजह से, ख़ास तौर पे कमेंट्स में भी ये कहा गया था कि भाई साबिर भाई को भी पॉडकास्ट में बुलाया जाए। तो इस दफ़ा मैंने भी बार बार आपको अप्रोच किया, हमारे CEO नकाश नकीनाज़ अंसारी साहब ने भी आपको अप्रोच किया। नाज़रीन, इसी तरीके से इस पॉडकास्ट को देखने का बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। एक और मेहमान के साथ, इसी तरीके के मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। मुस्लिम बंगश को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।